बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पावर सिस्टम एनालिसिस से है और यहाँ पे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फॉल्ट किसको कहते हैं। अ फॉल्ट इन अ सर्किट इज एनी फेलियर विच इंटरफेयर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट। तो नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट को जो भी चीज़ इंटरफेयर करे, डिस्टर्ब करे, तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट कंडीशन। Most faults on transmission lines of 115 kV and higher are caused by lightning। तो ज़्यादातर फॉल्ट जो है हायर ये ट्रांसमिशन लाइंस में, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, वो लाइटनिंग की वजह से होते हैं। और लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि उनके इंसुलेटर्स जो है वो जल जाते हैं, फ्लैश ओवर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दो टाइप्स के फॉल्ट हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट उसको कहा जाता है जब तीनों फेज जिसमें इन्वॉल्व हो, तीनों लाइनें इन्वॉल्व हो। तो जैसे ये इसके साथ शॉर्ट हो गया, इसके साथ शॉर्ट हो गया, तो ये हम इसको कहेंगे लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट। और अगर ये तीनों शॉर्ट हैं और आप फिर ग्राउंड भी हो जाए तो इसको कहा जाएगा लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड। ये हो गया सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो याद रहे, सिमेट्रिकल फॉल्ट इन्वॉल्व्स ऑल थ्री लाइन्स। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसी भी दो लाइन के साथ या सिर्फ ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड हो गया, ये दोनों आपस में ग्राउंड हो गया, या दोनों यहाँ से ग्राउंड हो गए, या ये दो ग्राउंड हो सकते थे। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। और ये जस्ट टू गिव एन आइडिया कि सिर्फ 5% फॉल्ट जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, बाकी 95% अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। एक फिनोमेना देखिए, जब ये लाइटनिंग होती है यहाँ पे, तो हमें तो एसी लाइन यहाँ से एसी वोल्टेज इसमें है या एसी सिग्नल फ्लो हो रही है इसके अंदर, लेकिन जो लाइटनिंग है वो उसकी वजह से यहाँ पे डीसी सिग्नल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि ये वन टाइम है तो इसके अंदर डीसी सिग्नल इंट्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अब इसके वजह से ये जो इसकी बिहेवियर है वो आप देखें एक्सपोनेंशियल बिहेवियर इसका हो गया। तो ये इस पॉइंट पे अगर फ़र्ज़ करें कि ये लाइटिंग स्ट्राइक करे तो उसके बाद से ये ग्रेजुअली डाउन होते जा रहा है। तो फर्स्ट पोर्शन चंद एक सेकंड के लिए जो पीरियड है उसको हम कहते हैं सब ट्रांजिएंट पीरियड। उसके बाद ये लंबा पीरियड होता है जो जिसको कहेंगे हम ट्रांजिएंट पीरियड। और उसके बाद जब ये ट्रांजिएंट भी ख़त्म हो जाए तो ये स्टडी स्टेट पीरियड आ जाता है। तो सब ट्रांजिएंट पीरियड क्या होगा, जो फर्स्ट साइकिल और आफ्टर फॉल्ट फर्स्ट साइकिल जो भी फॉल्ट हो तो उसको हम कहते हैं सब ट्रांजिएंट, यानी ट्रांजिएंट से पहले। उसके बाद आ गया ट्रांजिएंट, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये रेंज है ट्रांजिएंट। करंट फॉल्स एट ए स्लोअर रेट। और स्टडी स्टेट में करंट रीचेस दी स्टडी स्टेट। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल साइनोसॉइडल सिग्नल है। नोट दैट, ये वही बात कि बिफोर द फॉल्ट ओनली एसी वोल्टेजेस एंड करंट्स वर प्रेजेंट विद इन द जनरेटर, बट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट एसी एंड डीसी करंट्स आर प्रेजेंट। अब ये देखिए, ये जो इसको ऊपर लेके चला गया, ये डीसी के जो स्लोप है इसकी वजह से ये फॉलिंग डीसी है। और हम जब ये इन तीनों रीजन्स में हम डील करते हैं तो चाहे सोर्स हो, चाहे करंट हो, चाहे इम्पीडेंस हो, उसके साथ हम ये डबल डैश, सिंगल डैश, इस तरह के सफिक्स लगा देते हैं। तो जैसे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है उसको हम एक्स डबल डैश डी, और ट्रांजिएंट रिएक्शन को हम सिर्फ कहते हैं एक्स डैश डी, और स्टडी स्टेट में कोई डैश नहीं है, सिर्फ एक्स डी। एक जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी कि ये डी किस चीज़ को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ से देखिए वो समझा रहा है कि द ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स रिक्वायर्स ए 2 एक्सिस मशीन मॉडल। तो मशीन मॉडलिंग के लिए हम पहले क्या करते थे, वी हैव सीन दैट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग फिजिकल ABC phase variables
जो हम ABC फेज आपको पता है 3 फेज में ये इस तरह होता है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये DQ and 0 फेजेस, यानी डायरेक्ट एक्सिस D के लिए और Q क्वाड्रेटर एक्सिस एंड 0 एक्सिस के लिए फॉर ऑल 3 करंट, वोल्टेज और फ्लक्स लिंकेज इसके लिए। तो अब सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है उसको हम इस तरह से डबल डैश से जाहिर करेंगे, और ये ख़ास तौर पे इसकी अहमियत है जब हम कैलकुलेट करते हैं करंट रिजल्टिंग फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और ये जो सिंगल डैश वाला है जो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, इसको आमतौर पे जब हम स्टेबिलिटी स्टडी पढ़ते हैं उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जनरेटर सिर्फ इसको हम मॉडल कर सकते हैं इस तरह से, जब आप सब ट्रांजिएंट रीजन में है तो ये डैश लगा दिए डबल डबल, और जब ट्रांजिएंट रीजन में है तो सिंगल डैश लगा देंगे, और जब ये स्टडी स्टेट में है तो कोई डैश नहीं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैन्युफैक्चरर दे देता है आपको। ये देखिए यहाँ पे जैसे एक मोटर के लिए दिया गया है कि XD1 है, XQ यानी ये जो क्वाड्रेंट है Q क्वाड्रेंट है, ये डायरेक्ट क्वाड्रेंट, और ये Q क्वाड्रेंट के लिए तो ये 0.6 है। फिर X डैश D इसकी वैल्यू 0.3 है, और X डबल डैश D की वैल्यू जो है वो 0.2 है। तो ये मैन्युफैक्चरर दे देता है, तो उसको हमने प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज़ करते हैं। एट दिस पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट that the particular value of E double dash G in series with ये जो reactance है represents generator immediately before and immediately after the fault। तो इस मॉडल को हम immediately before and immediately after the fault के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, अब हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सिनेरियो को, ये जो लाइटनिंग वाली सिनेरियो है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें। अगर हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे तो वो उसकी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको एक स्विच के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्विच ओपन हो तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, और स्विच जब क्लोज कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर है, फॉल्ट बिहेवियर है। तो अब ये देखिए, अब ये इस तरह से हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर का है, ये फॉल्ट पॉइंट पे वोल्टेज है। इसी तरह यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मोटर के भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और फॉल्ट के बाद क्या होता है कि ये पॉइंट शॉर्ट हो जाता है। अब आइए हम एग्जाम्पल 10.1 को देखते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर एंड मोटर्स, उनकी रेटेड KVA दिया हुआ है, KVA और KV, और ट्रांजिएंट रिएक्शन है 20%, रिएक्टेंस है 20%। फिर लाइन कनेक्टिंग देम हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 10%, और मोटर इज ड्राइंग, ये उसकी पावर है और ये पावर फैक्टर है, और उसके टर्मिनल वोल्टेज है 12.8। और जब सिमेट्रिकल फॉल्ट इसमें आ जाए तो आपने फाइंड करना है सब ट्रांजिएंट करंट यानी I डबल डैश, उसी तरह फॉर जनरेटर, फॉर मोटर एंड फॉर फॉल्ट। अब ये मैं एम श्योर आप अभी तक आपको पता चला गया होगा कि जब भी ये रेटिंग दी जाती है तो ये 3 फेज़ के लिए दी जाती है, जो KVA 3 फेज़ के लिए, और वोल्टेज जो है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया जाता है सवाल में। तो अब हमारे केस में ये जनरेटर के लिए दिया गया है और मोटर के लिए ये है। रेटिंग जो है वो दोनों के पावर रेटिंग है, KVA रेटिंग सेम है। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर सिंगल फेज़ के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड है 3 फेज़ में, तो इसलिए सिंगल फेज़ से ही हम तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अब सिंगल फेज़ मैं प्रेफर करता हूँ इस तरह से कि सिंगल फेज़ मैंने जनरेटर का पहले निकाल लिया। ये देखिए जनरेटर का एक्चुअल 3 फेज़ है, तो सिंगल फेज़ KVA को 3 से डिवाइड कर दिया इसको, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को, लाइन टू लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करके हम हासिल कर लेते हैं। ये जनरेटर का हो गया। और इसी तरह यहाँ से हम बेस करंट मालूम कर लें। आप चाहते तो बेस करंट इससे भी मालूम कर सकते थे, एक ही रिजल्ट आएगा।
अब इसी तरह मोटर पैरामीटर भी ये 3 फेज़ के लिए दिए हुए थे दोनों चीज़ें, इनको भी हम सिंगल फेज़ के लिए मालूम कर लेंगे कि ये इसका पावर इन वाट हो गया और ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हो गया, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मोटर। अब आइए इनको हम आगे चलते हैं। तो ये पैरामीटर्स हम निकाल चुके थे यहाँ पर। और ये देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में अब हमने यहाँ पर जैसे 20% दिया हुआ था तो उसको J.2 लिख लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में 10% दिया हुआ था तो 10 लिख लिया इस तरह से। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या है कि हमने वी नीड टू कैलकुलेट द लोड करंट। जबकि स्विच ओपन हो तो जो करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर से उसको लोड करंट कहेंगे। एंड द वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, जब ये ओपन है तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, इन दोनों को मालूम करते हैं। ये किस लिए मालूम करते हैं कि हमें ईजी और ईएम एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि जनरेटर वोल्टेज कितना है और मोटर वोल्टेज कितना है। तो अगर ये पता चल जाए, करंट पता चल जाए, तो हम इससे मालूम कर सकते हैं। अब लोड करंट आप चाहें तो जनरेटर पावर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि इसको केवीए में कन्वर्ट करूं। क्यों? कि अगर हमारे पास VA दिया हो तो V से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। इसी तरह अगर KVA दिया है तो KV से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। अब हमारे मोटर के केस में दिया हुआ है किलोवाट में, उसको मैं पावर फैक्टर से डिवाइड करके तो सिंगल फेज के लिए KVA आ गया। अब मैं आसानी से इस फार्मूले में डाल के करंट मालूम कर सकता हूँ। सो आई लोड, इसका मैग्नीट्यूड जो है मोटर KVA डिवाइडेड बाई मोटर KV फॉर सिंगल फेज। तो ये मोटर KVA हमने यहाँ से निकाल लिया और ये सिंगल फेज के लिए हमने उसके टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिए थे। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1128 एम्पेयर इस करंट का मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो गया। अब एक चीज़ गौर करने वाली है कि पावर फैक्टर यहाँ पे 0.8 लीडिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इज लीडिंग बाई थीटा, और जहाँ पे थीटा क्या है, कॉस इनवर्स 0.8 विच इज़ 36.9। तो फेज़ और एम्पलीट्यूड के साथ करंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अपना लोड करंट जो है वो ये है 1128 डिवाइडेड बाई 36 एंगल 36.9 एम्पेयर। और इसको अगर पर यूनिट में आप करना चाहें तो बेस से डिवाइड कर दें। बेस 1312 हमने यहाँ से निकाला था सिंगल फेज बेस या टोटल बेस, तो बेस से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा पर यूनिट पे आ गया लोड करंट। अब हमने VF मालूम करना है। VF क्या होगा कि मोटर के जो अब टर्मिनल वोल्टेज, जहाँ से आप मोटर टर्मिनल वोल्टेज को लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट VF ही है, तो मोटर टर्मिनल वोल्टेज को अगर हम बेस वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो हमारा VF पर यूनिट आ गया। तो अगेन आपने ध्यान में रखना है कि निकालना क्या है, हमने करंट्स निकालना है, जनरेटर, मोटर और फॉल्ट, और हमने ये दो चीज़ें यहाँ से मालूम कर ली हैं अभी। अब हमने जनरेटर वोल्टेज और मोटर वोल्टेज निकालना है इस सर्किट को यूज़ करते हुए। अब जनरेटर वोल्टेज अगर हम यहाँ से चलें तो -EG, करंट डायरेक्शन ये देखिए यूँ है, तो ये हो गया प्लस ये वैल्यू और ये वैल्यू, सो प्लस इन दोनों को IL के साथ, और प्लस VF जो है वो 0.97 हमने निकाल लिया था। तो यहाँ से हम EG कैलकुलेट कर लेंगे जो कि ये आ गया पर यूनिट। इसी तरह मोटर के लिए अब हम यहाँ से चलेंगे। याद रहे कि करंट डायरेक्शन यूँ है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो अब जब हम KVL लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -EM, यहाँ से चल रहे हैं, और ये माइनस टर्मिनल यहाँ है, पॉजिटिव प्लस यहाँ पे आएगा इस वोल्टेज का, तो इसलिए -IL J20, और यहाँ से जब आ जाएंगे तो ये +970, तो यहाँ से हमने EM निकाल लिया। तो अब हमें तमाम चीज़ें पर यूनिट्स में हमें मिल गई। ये देखिए जनरेटर वोल्टेज आ गया, मोटर वोल्टेज आ गया, और बाकी तमाम चीज़ें पर यूनिट में है। और अब ये हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ये फॉल्ट पड़ गया, तो अब हमने फॉल्ट करंट मालूम करना है पहले। तो अब ये IG जो करंट है, ये करंट IG पर यूनिट निकालना है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये टोटल इम्पीडेंस यहाँ से, तो इससे हमने IGU निकाल लिया, पर यूनिट आ गया IG पर यूनिट। और इसी तरह IM
डबल डैश पर यूनिट, यानी ये जो सब ट्रांजिएंट करंट ये हमें पर यूनिट में हमने दोनों निकाल लिए। अब इन दोनों को ऐड करके हमें फॉल्ट करंट मालूम हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों की एडिशन जो है वो फॉल्ट करंट है, तो इन दोनों को ऐड करके हमें फॉल्ट करंट पर यूनिट आ गया। अब अगर हम फॉल्ट करंट को इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर निकालना चाहेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेस करंट के साथ, तो ये हमें फॉल्ट करंट इन एम्पेयर्स आ गया। अच्छा, जो बुक में तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मसलन मुझे ये बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये कैसे उसने ले लिया या ये कहाँ से लेकर आया, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आइए एक और टेक्निक देखते हैं, इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास ये सर्किट था जहाँ पे हमने VF भी मालूम कर लिया था, इसको लेके हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ये है कि VF जो यहाँ के वोल्टेज अगर हमने मालूम कर लिया, तो एक अगर सोर्स हम लगा दें जो इक्विवेलेंट टू VF है, तो इन दोनों सोर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, सेम करंट विल फ्लो। इसका ध्यान ये रखना है कि इसके डायरेक्शन आप ऐसे रखें कि जो करंट के डायरेक्शन पहले है वही सेम डायरेक्शन रहे, यानी यूँ करंट यहाँ से फ्लो कर रही थी और ये करंट भी यहाँ से फ्लो कर रही है। तो ये इसकी डायरेक्शन हम इस तरह रखेंगे कि IF ये और I मोटर यहाँ से हो गया और यहाँ से I जनरेटर, और फिर यहाँ से आप IF VF डिवाइडेड बाई ये इम्पीडेंस और VF डिवाइडेड बाई ये मोटर इम्पीडेंस से ये मालूम कर सकते हैं। ये आपका हो गया I फॉल्ट जो है जनरेटर फॉल्ट और I मोटर फॉल्ट करंट। अब इसको हम चाहें तो रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और इसको मज़ीद हम ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, इनको पैरेलल में इकट्ठा कर लिया हमने। और यहाँ पे देखें वोल्टेज डायरेक्शन एक्चुअली ऊपर चला गया प्लस, लेकिन करंट डायरेक्शन सेम रखने के लिए आप इसको इस तरह से रीड्रॉ जब कर रहे हैं तो इस तरह कर लेंगे। और यहाँ पे हमने फॉल्ट को सिमुलेट करने के लिए स्विच ऐड कर दिया। तो अब ये हमारे पास सर्किट है, इसमें अगर हम Z थेवेनिन मालूम करना चाहें तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, और इस पॉइंट पे जो भी होगा बेसिकली यही दोनों पैरेलल में है, तो वो वहाँ से हम Z थेवेनिन मालूम कर देंगे। ये उसका फार्मूला है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ पे थेवेनिन सर्किट। अब इसको हम शॉर्ट करके यहाँ से हम फॉल्ट करंट मालूम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फार्मूला होगा। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करके अगला सवाल करेंगे। अब सवाल ये है एग्जाम्पल 10.2 के सॉल्व एग्जाम्पल 10.1 बाय यूज़ ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये सवाल था, इसको हमने अब थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करना है। ये हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हुए थे पहले एग्जाम्पल 1 में 10.1। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। तो VF जो कि हमने टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज, यहाँ से हम VF निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.97 प्लस J0। VF हमें चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और Z थेवेनिन इसी तरह आप देखिए इनके पैरेलल, ये दोनों सीरीज़ में है पैरेलल में, इसको सॉल्व करके हमें Z थेवेनिन आ गया। और अब हमारा ये सर्किट बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। ये वोल्टेज VF और ये Z, तो यहाँ से हम शॉर्ट करके और हम करंट मालूम कर लेंगे। फॉल्ट करंट IF इज दिस डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस, तो ये -J8.08 पर यूनिट। अब आ जाते हैं कि सवाल क्या था। सवाल में हमने सब ट्रांजिएंट करंट मालूम करना है, जनरेटर, मोटर, फॉल्ट वगैरह। तो हमने अभी तो फॉल्ट करंट मालूम कर लिया था इस फार्मूले की मदद से। ये हमारा फॉल्ट करंट था जो कि सेम है जो कि हमने 10.1 में
मालूम किया था। अब हम अगर बाय CDR हम जनरेटर फॉल्ट करंट और मोटर फॉल्ट करंट मालूम कर सकते हैं। देखिए ये टोटल करंट IF हमें पता है, यहाँ पे CDR लगा देंगे तो आप मालूम करेंगे टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म से ये आ गया, और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। मोटर के लिए ऑपोजिट आर्म ये है और जनरेटर के लिए ऑपोजिट आर्म ये है। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। अब अगर हम चाहें कि लोड करंट को भी इसमें इंक्लूड करें तो लोड करंट ये हमने एग्जांपल 10.1 में ये निकाला था लोड करंट। इसको अब यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जनरेटर साइड पे ये ऐड हो जाएगा और मोटर साइड पे चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ से आप पर यूनिट में मालूम करना चाह रहे हैं, ये तमाम वैल्यूज़ वही हैं जो हमने एग्जांपल 10.1 में पर यूनिट मालूम किया था। सो तो रिज़ल्ट सेम है। अब इनको अगर आप बेस करंट से आप डिवाइड करें तो इन सब के वैल्यूज़ आप एम्पेयर्स में मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किस तरह से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। शुक्रिया।